फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको अपभ्रंश भाषा से हिंदी के विकास के बारे में बताऊंगी और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अपभ्रंश से हिंदी की कौन-कौन सी बोलियों और भाषा का विकास हुआ। तो इससे पहले की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हिंदी भाषा के काल विभाजन के बारे में मैंने बताया है। और आज मैं आपको इस वीडियो में अपभ्रंश भाषा के बारे में बताऊँ। इसके लिए मैंने आप पहले ही बताया है कि संस्कृत भाषा जैसे हम प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। जो हमारी संस्कृत भाषा है, वह हमारी प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसी से हमारी हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन उसका विकास क्रम कुछ अलग है, जो इस प्रकार है। जैसे संस्कृत हमारी पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत के पश्चात अपभ्रंश। कुछ लोग अपभ्रंश को ही अवहट्ट भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी का विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, और संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है। और संस्कृत से ही हमारी हिंदी का विकास क्रम जो है, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे वेदों की रचना हुई है, लौकिक संस्कृत में हमारे रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई है। उसके बाद जब भाषा का विकास होता है तो पाली में बौद्ध धर्म की भाषा को माना गया है। प्राकृत में लोगों की जो निम्न कोटि के लोग थे, निम्न श्रेणी में थे, जैसे मजदूर या जो महिलाएं थी, वो इन भाषा का प्रयोग करते थे, जिसमें प्राकृत भाषा होती है। इसको मतलब हम कह सकते हैं कि बोलचाल के भाषा के रूप में। और जो रचनाएं होती थी वो बिल्कुल ही संस्कृत में ही होती थी, लेकिन जो लोग बोलचाल के भाषा के रूप में प्रयोग करते थे वो प्राकृत भाषा। उसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, इसी को अवहट्ट भाषा के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बाद हमारी हिंदी का विकास हुआ, और इनका कालक्रम मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपको अपभ्रंश का विभाजन बताऊंगी। इसको कितने भागों में बांटा जाता है, कौन-कौन से क्षेत्रों में किस रूप में इसका विकास हुआ। तो ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश को शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और खश अपभ्रंश है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो शौरसेनी है, शौरसेनी के दो भाग हैं। पश्चिमी हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ, और राजस्थानी हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ। तो अपभ्रंश के दो रूप हैं, पश्चिमी हिंदी के रूप में और राजस्थानी हिंदी के रूप में। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो पश्चिमी हिंदी है हमारी, वह खड़ी बोली है। इसके 5 रूप मिलते हैं हमें। पश्चिमी हिंदी की भाषा के 5 रूप मिलते हैं। पहली क्या है? खड़ी बोली या कौरवी बोला जाता है इसको। 2 नाम है, खड़ी बोली के नाम से या कौरवी भाषा के रूप में। दूसरी भाषा हमारी क्या है? ब्रज भाषा है। तीसरी भाषा क्या है हमारी? कन्नौजी है। चौथी भाषा क्या है? बुंदेली। और 5वीं भाषा क्या है? बांगड़ू। इसका विस्तृत उल्लेख मैं अभी आपको आगे बताऊंगी इसी वीडियो में। इसके बाद जो हमारी राजस्थानी हिंदी है, इसका भी विकास हुआ है। देखिए, इसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ढूंढाड़ी को जयपुरी भाषा भी। इसके बाद राजस्थानी में ही मेवाती है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है और हाड़ौती है। इन भाषाओं का विकास राजस्थानी हिंदी से हुआ है। इसके बाद हम शौरसेनी अपभ्रंश के बाद मागधी अपभ्रंश में चलते हैं, जिसमें बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी से हमारी 3 भाषाओं का विकास हुआ है। नंबर 1 मगही भाषा का विकास,
नंबर 2 मैथिली भाषा का विकास और नंबर 3 भोजपुरी भाषा का विकास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मागधी अपभ्रंश है, अपभ्रंश का जो विभाजन मागधी अपभ्रंश में हुआ, उसकी जो बिहारी हिंदी है, उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं हमें। नंबर 1 मगही के रूप में, दूसरी मैथिली के रूप में और तीसरी भोजपुरी के रूप में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश है। जो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश है, उसका विकास पूर्वी हिंदी के रूप में हुआ। पूर्वी हिंदी के 3 रूप मिलते हैं। नंबर 1 अवधी, यानी कि अवध प्रांत में जो भाषा बोली जाती है उसे अवधी, बघेली और ये छत्तीसगढ़ी। यानी कि अवधी, दूसरी भाषा हमारी बघेली और तीसरी भाषा छत्तीसगढ़ी में हमारी पूर्वी हिंदी बोली जाती है। और इसके बाद खश अपभ्रंश। खश अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी आता है। खश अपभ्रंश में खश को पहाड़ी भी बोलते हैं, इसलिए खश अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। इसके भी 2 रूप हैं, पहला गढ़वाली और दूसरा कुमाऊनी। इस प्रकार से मैं आपको बताती हूँ कि ये अपभ्रंश जो है, इसी से ही हिंदी के देखिए विविध भाषाओं का, विविध बोलियों का विकास हुआ। इसके बाद आपको मैं आगे भी बताती हूँ, मराठी भाषा का जो विकास हुआ है वो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। जो मराठी भाषा हम प्रयोग करते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, उसका विकास किससे हुआ है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। और एक होता है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश जो है, उससे लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है और पैशाची अपभ्रंश से लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। जैसा कि अभी केवीएस पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसी सेक्शन से एक प्रश्न आया था कि अवधी भाषा का रूप नहीं है, मतलब पूर्वी हिंदी में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती। इस बार जो केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें नहीं वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी, जिसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि पूर्वी हिंदी निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है। तो उसमें पहला ऑप्शन दे रखा था अवधी, दूसरा ऑप्शन दे रखा था बघेली, तीसरा ऑप्शन कन्नौजी दे रखा था। यानी कि तीसरे ऑप्शन के रूप में वहां पर क्या था? कन्नौजी। और चौथा ऑप्शन जो था वो छत्तीसगढ़ी था। तो हमारा उसमें प्रश्न पूछा था कि कौन सी भाषा नहीं है, तो इसमें उस प्रश्न में हमने कन्नौजी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जो कि पूर्वी हिंदी का रूप नहीं है। इस तरह से हमने अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं जानी कि ये किस भाषा का, इसके किस रूप का कहाँ पर विकास हुआ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ भी रहा होगा। इसके बाद देखते हैं अपभ्रंश को, भाषा तो हमने देख ली। अब ये भी हम जान लेते हैं कि जो ये भाषाएं हैं, जो ये बोली जाती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनमें जो बोले जाने वाले क्षेत्र हैं, कभी-कभी क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। जैसे प्रश्न क्या पूछता है कि दिल्ली और मेरठ जैसे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा का कौन-सा रूप है, या कौन-सी उपभाषा बोली जाती है, या कौन-सी बोली बोली जाती है। तो इस तरह से एक प्रश्न और भी बनता है, कौन-सा अपभ्रंश दिल्ली, मेरठ जैसे क्षेत्र में बोली जाती है, या अपभ्रंश का कौन-सा रूप दिल्ली, मेरठ क्षेत्र में बोला जाता है। तो इस तरह से हम एक ही टॉपिक को कवर करते हैं, तो कई प्रश्न इसमें हमारे कवर होते चले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है सौरसेनी अपभ्रंश का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आई, खड़ी बोली या कौरवी, दूसरा रूप ब्रज भाषा का, तीसरा रूप कन्नौजी का, चौथा रूप बुंदेली का और पांचवा रूप बांगरू भाषा। ठीक है, अब हम इसको आगे धीरे धीरे इससे समझ लेते हैं कि ये क्षेत्र जो विशेष हैं, ये किन क्षेत्रों में बोले जाते हैं, ये बोलियां किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे कि जो हमारी खड़ी बोली या कौरवी भाषा है, ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद हम आते हैं ब्रज भाषा पर। जो ब्रज भाषा है हमारी,
आप सभी को पता है कि ब्रजभाषा क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पर बांके बिहारी जी हैं, उनकी भी जो भाषा थी वो ब्रजभाषा थी। इसी तरह से ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है बिल्कुल आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं, जैसे आगरा, मथुरा, वृंदावन, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, ग्वालियर, बरेली, फिरोजाबाद आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, आगरा, मथुरा, वृंदावन, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, ग्वालियर, बरेली, फिरोजाबाद आदि जगहों पर ब्रजभाषा का प्रयोग होता है। इसके बाद हम आते हैं कन्नौजी भाषा पर। कन्नौजी भाषा जो है कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है। इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर आदि क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो बुंदेली बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, उसका क्या क्षेत्र है। बुंदेली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में उरई नामक स्थान पर, हमीरपुर, झांसी, महोबा और जालौन आदि स्थानों पर। यानी कहाँ कहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है? उरई, हमीरपुर, झांसी और महोबा, जालौन आदि क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। ये तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में बताएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है? होशंगाबाद, बालाघाट, भोपाल, ओरछा, छिंदवाड़ा आदि। ये होशंगाबाद, बालाघाट, भोपाल, ओरछा, छिंदवाड़ा जो है यहाँ पर क्या बोली जाती है? बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा को बोला जाता है। इसके बाद आता है बांगुरी। बांगुरु जो है वो हरियाणा के क्षेत्र, मतलब बांगुरु जो स्थान है वो जो है हरियाणा में है। इसी आधार पर इसको बांगुरु बोली के रूप में बोला जाता है। तो हरियाणा में कौन कौन से स्थान है जहाँ पर बांगुरु यूज किया जाता है? तो अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक आदि जिलों में बांगुरु भाषा का प्रयोग होता है। इसके बाद हम आते हैं शौरसेनी अपभ्रंश का ही जो दूसरा रूप है वो क्या है? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में भी 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं ये? मारवाड़ी, कौन सी बोली है पहली? मारवाड़ी, दूसरी मेवाती, तीसरी ढूंढाड़ी, चौथी मेवाड़ी, पांचवी हाड़ौती। यानी कि राजस्थानी जो हिंदी है इसके 5 रूप, 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी जिसको जयपुरी भी बोलते हैं, जयपुर जैसे क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ी, हाड़ौती। इसके बाद मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्षेत्रों में ये बोलियां बोली जाती हैं। मारवाड़ी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर में। उसके बाद मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है? दिल्ली। यानी कि दिल्ली की भाषा जो दिल्ली में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। यानी कि हमारी जो राजधानी क्षेत्र है ये, इसमें कौन सी बोली प्रयोग की जाती है? मेवाती। उसके बाद गुड़गांव, अलवर और भरतपुर, इन 4 जगहों पर मेवाती बोली बोली जाती है। उसके बाद हमारी जो ढूंढाड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर, नागौर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चूरू, बूंदी, बाड़मेर आदि जिलों में ढूंढाड़ी भाषा बोली है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर, नागौर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, चूरू, बूंदी, बाड़मेर आदि जिलों में। कोटा तो आपको पता ही होगा कि क्यों फेमस है, एजुकेशन हब है कोटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ी जो है, मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में। इसके बाद मैं आपको बता दूं हाड़ौती। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? बूंदी, बारन, कोटा, झालावाड़ जिले जो हैं यहाँ पर हाड़ौती बोली जाती है। कौन कौन से जिले हैं? बूंदी, बारन, कोटा। देखिए कोटा में हाड़ौती भी बोली जाती है
और ढूंढाड़ी भी बोली जाती है, यानी कि कोटा में दोनों बोलियों का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम अपभ्रंश के तीसरे रूप में आ जाते हैं, मागधी अपभ्रंश। जो हमारा मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही क्या है? बिहार के पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद आदि जिलों में मगही बोली का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से जगह पर? बिहार के पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद आदि जिलों में बिहारी हिंदी की मगही बोली का प्रयोग किया जाता है। बिहारी हिंदी क्या है? उपभाषा है। बिहारी हिंदी क्या है? उपभाषा है। किसकी उपभाषा है? मागधी अपभ्रंश की बिहारी हिंदी उपभाषा है। और इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मगही क्षेत्र में मगही जो बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ मैथिली जो बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। वो भी बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली जो बोली है वो बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी आदि जिलों में बोली जाती है। इसके साथ ही मैं देखती हूँ भोजपुरी जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है। भोजपुरी जो बोली है, माफ कीजिएगा शायद आपको इसमें स्पष्ट नहीं दिखा होगा, मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करती हूँ। जी हाँ, देखिए जो बिहारी हिंदी की मगही है वो बिहार के पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली बोली जो है वो बिहार के दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी आदि जिलों में बोली जाती है। और भोजपुरी जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? बलिया। बलिया भी काफी फेमस है। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बलिया, ठीक है, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीर नगर आदि। यानी कि इसमें बहुत सारे जिले हैं जो कि भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी बोली का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ और संत कबीर नगर। इसके साथ ही मैं आपको अपभ्रंश के अगले रूप के बारे में बताती हूँ, अर्धमागधी अपभ्रंश। जो अभी तो देखा आपने मागधी अपभ्रंश के बारे में आपने पढ़ा भी। इसके बाद अब हम जानते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश क्या होता है। देखिए अब अर्धमागधी अपभ्रंश जो है उसकी उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। इसमें भी 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी है, उसमें भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? अवधी बोली, बघेली बोली और छत्तीसगढ़ी बोली। यानी कि पूर्वी हिंदी के 3 रूप देखने को मिलते हैं बोली के रूप में। कौन कौन से? अवधी के रूप में, बघेली के रूप में और छत्तीसगढ़ी के रूप में। ठीक है, अभी केवीएस से प्रश्न भी आया था इसी को लेकर, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, जिसमें कन्नौज का ऑप्शन था जो कि नहीं है। यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी की बोली है पर कन्नौजी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से स्थानों पर अवधी बोली का प्रयोग किया जाता है। देखिए बोली और भाषा में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जब वो कुछ साहित्यिक रचनाएं उसी बोली में होने लगती हैं और उनका उचित विकास हो जाता है तो वही बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती। ठीक है, तो अवधी जो है, अवधी में कौन कौन सी बोलियां, अवधी बोली कौन कौन से स्थानों पर बोली जाती है? फैजाबाद, फैजाबाद जिसको अब अयोध्या भी कहते हैं, लखनऊ,
रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर। यानी कि अवधी बोली में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, जिससे आपको साथ के साथ आपको याद भी होता है, आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए अवधी में कौन से हैं, फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर आदि जिलों। इसके बाद जो बघेली बोली है वो कहाँ बोली जाती है, वो रीवा, जबलपुर, बांदा और चित्रकूट में। बघेली बोली कहाँ बोली जाती है, रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट में। उसके बाद छत्तीसगढ़ी बोली जाती है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में, सूरजगढ़ आदि जिलों में। ठीक है, सूरजगढ़ आदि जिलों में ये बोली बोली जाती है। बघेली बोली, छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, बिलासपुर में और रायपुर और सूरजगढ़। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि खश अपभ्रंश के बारे में। जो हमारी खश अपभ्रंश भाषा थी उसकी उपभाषा पहाड़ी बोली, पहाड़ी हिंदी है। ठीक है, खश अपभ्रंश जो हमारी भाषा है उसकी उपभाषा पहाड़ी हिंदी है। उसमें दो बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं दो बोलियां, पहली है गढ़वाली, पहली ही भाषा कौन सी है, गढ़वाली, और दूसरी भाषा नहीं, बोली गढ़वाली बोली, और दूसरा रूप कौन सा हमें देखने को मिलता है, कुमाऊनी। यानी कि खश अपभ्रंश भाषा की उपभाषा हिंदी है जिसकी दो बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। कौन कौन सी हैं इसमें, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं ये बोलियां, टिहरी, कहाँ पर बोली जाती हैं, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार। कहाँ कहाँ पर गढ़वाली बोली बोली जाती है, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार आदि स्थानों पर। इसके बाद जो कुमाऊनी बोली है, कुमाऊनी बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि स्थानों पर। कौन कौन से स्थानों पर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ स्थानों पर आदि स्थानों पर कुमाऊनी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ऐसी ही जानकारी आप पाने के लिए मेरे इस वीडियो में बने रहें। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास और ये जो क्षेत्रों में है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से क्षेत्रों में नहीं बोली जाती, कौन सी भाषा कहाँ प्रयोग की जाती है, तो ये हमारे देश की समृद्धि है, हमारा देश का ये संस्कृति है जो कि बिल्कुल परिपूर्ण है, समृद्ध है इन चीज़ों। इतनी प्रकार की बोलियां, भाषाएं, धर्म, जाति होते हुए भी हमारा देश बिल्कुल ही एकदम यूनिक देश है, इसकी अपनी ही एक विशेषता है। इस प्रकार से मैं आपको एक बात और मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जो हमारा विश्व हिंदी दिवस है वो कब से प्रारंभ हुआ मनाया जाना, यानी कि 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई
व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से उस समय हमारी प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने अ, इसका आयोजन किया था, एक सम्मेलन के रूप में आयोजन किया था, जिसको प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस आयोजन में ही 10 जनवरी 1975 को उन्होंने इसका घोषणा की कि आज से ही यह डेट जो है 10 जनवरी की अ, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरह की रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को आप गो थ्रू होइए, और मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को प्रमोट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए और अच्छी तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।